शख्स जिसका नाम इस वक्त दुनिया भर की मीडिया ले रही है वो है व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। आप ये भी जानते कि वो रूस के राष्ट्रपति है, लेकिन कौन है व्लादिमीर पुतिन, किसकी सुनते हैं वो और कैसे वह इतने ताकतवर बने। साल 2020 से ही पुतिन रूस की सत्ता में है। पिछले 22 साल से वो रूस के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और अब राष्ट्रपति हैं। सोवियत के सबसे बड़े नेता और तानाशाह जोसेफ स्टालिन के बाद पुतिन ऐसे नेता हुए हैं जो इतने लंबे वक्त से रूस की कमान संभाल रहे हैं। पुतिन ने 2020 में एक ऐसा काम किया कि कम से कम 2036 तक वो सत्ता में रहेंगे। रूस के संविधान के हिसाब से कोई व्यक्ति रूस का राष्ट्रपति लगातार सिर्फ 2 टर्म के लिए रह सकता है और 2024 में पुतिन के दोनों टर्म खत्म हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने संविधान को ही बदल कर रख दिया। इसके लिए रेफरेंडम भी हुआ, यानी राष्ट्रीय स्तर पर वोटिंग हुई और आखिरकार पुतिन जीते और रूस में राष्ट्रपति लगातार 4 टर्म के लिए रह सकते हैं। हालांकि इस वोटिंग पर रूस की विपक्षी पार्टियों ने धांधली का आरोप लगाया था। खैर, थोड़ा और पीछे चलते हैं। केजीबी सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी हुआ करती थी और पुतिन कभी इसके जासूस हुआ करते थे। अब भी पुतिन के करीबी और दोस्त और लोग ऐसा मानते हैं जिनके खुफिया एजेंसियों से रिश्ते थे या हैं। पुतिन का पॉलिटिकल करियर 90 के दशक में शुरू हुआ जब वह सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर अनातोली सबचक के टॉप असिस्टेंट थे। 1997 में पुतिन बन गए रूस की खुफिया एजेंसी केजीएफ के चीफ। 1999 में रूस के तब के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने रिजाइन कर दिया और पुतिन को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया, यानी कि अगले चुनाव तक पुतिन को राष्ट्रपति बना दिया गया। लेकिन इसके बाद पुतिन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तब से लेकर आज तक रूस की पावर उनके हाथ में है। वे चुनाव जीते भी हैं, चाहे उन्हें वोटिंग में धांधली करने के आरोप भी लगते रहे हों। पुतिन के आलोचक कहते हैं कि पुतिन के लक्षणों से पता लगता है कि वे सोवियत युग की चाह रखते हैं। वो दोबारा सोवियत स्टाइल मिलिट्री परेड करवाने लगे। तानाशाह जोसेफ स्टालिन के पोस्टर जो कभी बैन कर दिए गए थे वो वापस रूस में दिखने लगे। यहाँ तक कि रूस की कोविड वैक्सीन का नाम भी स्पुतनिक है। सोवियत संघ ने 1997 में दुनिया की पहली आर्टिफिशियल साइट लॉन्च की थी जिसका नाम स्पुतनिक ही था। पुतिन कहते रहे कि 1991 में सोवियत संघ का टूटना 20वीं सदी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल तबाही थी। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं कि नाटो 1997 के बाद से रूस की सीमाओं तक आ पहुंची। नाटो 30 देशों का एक डिफेंस लाइंस है जिसका मकसद है कि हमले के वक्त एक दूसरे की मदद के लिए सामने आना। नाटो की रूस की सीमाओं तक पहुंचने से स्पुतनिक का मतलब ये है कि लातविया, लिथुनिया, एस्टोनिया जैसे देश जिन्हें बॉर्डर रसिया से लगते हैं वो भी नाटो के सदस्य बन चुके हैं और यह देश सोवियत संघ का ही हिस्सा थे। 1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद अलग अलग देश बन तो गए, पर यह भी कहा जाता है कि पुतिन वापस सोवियत युग लाना चाहते हैं। इन देशों को फिर से अपने रूस में मिलाना चाहते हैं, इसलिए इनका नाटो का सदस्य बनना उन्हें अखरता है, क्योंकि इन पर हमला हुआ तो सभी नाटो सदस्य रूस के सामने आकर खड़े होंगे। इसलिए पुतिन यह मांग भी कर रहे हैं कि 1997 के बाद जिन देशों ने नाटो में शामिल हुए हैं वह किसी तरह नाटो से बाहर हो जाएं। पुतिन ने साल 2015 में एक बार यह भी कहा था कि 50 साल पहले उनके शहर लेनिनग्राड की गलियों में बीती जिंदगी ने उन्हें सिखाया कि अगर किसी लड़ाई को अवॉइड न कर सको तो पहला मुक्का तुम मारो, और यह मुक्का पुतिन पहले भी मार चुके हैं। साल 2008 में जॉर्जिया में भी पुतिन की सेना ने जॉर्जिया आर्मी को खदेड़कर 2 क्षेत्रों को कब्जे में ले लिया था, अबकाजिया और असोटिया। यह तो पुतिन की जॉर्जिया की नाटो समर्थक राष्ट्रपति से उनकी निजी लड़ाई थी। इससे जाहिर हुआ कि पुतिन बेस्ट सपोर्टर नेताओं को कैसे दबा देते हैं। 2014 में भी रूस और यूक्रेन के बीच तनाव हो चुका है। तब रूस ने क्राइमिया और अपने कब्जे में ले लिया था। सीरिया के गृहयुद्ध में पुतिन बशरलाह संघ के पक्ष में खड़े हो चुके हैं, जहां पश्चिम देश दूसरे पाले में खड़े थे, तो वेस्ट को चैलेंज कर वह पहले से ही कर रहे हैं। वेस्ट भी उनके शक की निगाह से देखता है, लेकिन रूस की जनता उन्हें कैसे देखती है। पुतिन ने शुरू से ही अपनी इमेज पर ध्यान दिया, जैसे कभी फाइटर जेट पर उड़ने लगते हैं, रशियन बाइकर फेस्टिवल में बाइकर बन जाते हैं। उन्हें सत्ता में आने के बाद सबसे पहला काम मीडिया को कंट्रोल करने का किया, बल्कि कहा यह भी जाता है कि रूस के नागरिक वही देखते हैं जो पुतिन चाहते हैं। रशियन मीडिया में पुतिन का राष्ट्रवाद वाला ब्रांड ही चलता है, उनके फेवर में खबरें चलती हैं, इसलिए उनकी अपोजिशन किस लेवल की है ये पता करना बहुत मुश्किल है। फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी पुरानी जनरेशन में देखने को मिलती है। युवा लोग पुतिन युग में ही पले बड़े हैं, वो थोड़ा बदलाव चाहते हैं। जनवरी 2021 में पुतिन के आलोचक एलेक्सी नवेल्नी को जब गिरफ्तार किया गया तो अलेक्सी नवेल्नी के लिए पूरे रशिया में प्रदर्शन हुए। पिछले कई सालों से रूस ने इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं देखा है। अलेक्सी नवेल्नी ने पुतिन की पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन नवेल्नी को एक पुराने घपले के मामले में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। वो इस वक्त जेल में सजा काट रहे हैं। अगस्त में उन पर नोविचोक जहर से हमला भी हुआ। वेस्ट ने इनका आरोप पुतिन की खुफिया एजेंसी केजीबी पर लगाया, लेकिन पुतिन आरोपों को खारिज करते हैं। माना जाता है कि पुतिन के पास काफी संपत्ति है, लेकिन वो अपने परिवार और पैसे को पब्लिसिटी से दूर रखते हैं। 2016 में पनामा पेपर लीक में पुतिन के पुराने दोस्त का नाम भी आया था। पुतिन की पत्नी ने 30 साल की शादी के बाद 2013 में उन्हें डाइवोर्स दे दिया और तब कहा था कि पुतिन सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं।
रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के एक इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि पुतिन की एक बेटी कैटरीना मास्को की एक सरकारी यूनिवर्सिटी में शीर्ष पद पर है। उनकी सबसे बड़ी बेटी मारिया भी अकादमिक फील्ड में है। पुतिन की पहली 2 प्रेसिडेंशियल टर्म में उन्होंने तेल और गैस एक्सपोर्ट से अच्छा पैसा कमाया। रूसी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आलोचकों का मानना है कि इससे कीमत रूस में लोकतंत्र ने चुकाई है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।